स्टूडेंट्स, हम लोग जो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये हमारा 7वां टॉपिक है। ठीक है, हम जो है वेव मॉडल जो है एटम का वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ले लिया है। ठीक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और सिंपल बात है ये फिजिक्स में भी है तो वहाँ भी पढ़ाया जाता है, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है। अब यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, तो जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें भी रिवाइज कर लो, साथ के साथ उसके भी क्वेश्चन लगा लो। देखो, जे थॉमसन ने पहली बार ऑब्जर्व किया था कि जब कोई भी लाइट, व्हेन ए लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी कैसा है, किसी सर्टेन, ऐसा नहीं कि सारे फ्रीक्वेंसी, नहीं, किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी वाले को ही जब मेटल के सरफेस से टकराया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, ये रहा मेटल सरफेस और ये रहा लाइट, ये जब टकराया जाता है तो देखा गया कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर से वो बाहर आता है। तो देखो, लाइट गिरा तो लाइट का जो पार्टिकल होता है उसका नाम हम फोटॉन बोलते हैं। अब फोटॉन गिरा और इलेक्ट्रॉन बाहर आया, दोनों को कंबाइन करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया गया। और ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकले हैं उसका नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन। समझे, इसका नाम दे दिया गया था फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ए फ्यू मेटल विच आर हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ ऐसे मेटल जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जैसे कि सीजियम, शो दिस इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ विजिबल लाइट। देखो भाई, हमने जो ईएम वेव पढ़ा है, अलग अलग तरीके का ईएम वेव था, उनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हमने देखा था, वेवलेंथ का ऑर्डर देखा था, है ना। और उसी में एक रेंज आता था विजिबल रेंज, जिसमें क्या बनता था, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ऐसे करके रेड तक जाता है। तो उसका भी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी रहता होगा, विजिबल रेंज वाले का भी फ्रीक्वेंसी रहता होगा। ये जो विजिबल लाइट है वो गिरता है किस पे, सीजियम पे, तो भी सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देता है। क्यों? क्योंकि सीजियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है हमको, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। विजिबल लाइट के पास कम एनर्जी है और आयोनाइजेशन एनर्जी पहले से सीजियम का तो कम है ही, तो दोनों इक्वल हो जाता है, या जब विजिबल लाइट का एनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल लेता है। बट मेनी मोड, ये तो सीजियम की बात है, बट और जो दूसरे एलिमेंट है वो अल्ट्रा वायलेट वाले एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट वाला जो लाइट गिरता है, यूवी लाइट, इसका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है तभी निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। सीजियम तो चलो विजिबल के साथ भी कर दिया, तो क्यों कर दिया, क्योंकि उसके पास उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उसको कम ही एनर्जी चाहिए तो वो भाग जाएगा यहाँ से। होता क्या है, ये फोटोन गिरा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, इसको एनर्जी दे देता है, तो ये भाग जाता है। यहाँ पे अभी आगे देखेंगे क्यों भाग जाता है। तो इधर देखो, ये लाइट है, लाइट गिर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो काला कलर है, ये जिसको मैं अभी रंग दे रहा हूँ, वो है हमारा प्लेट मेटल का, उस पर लाइट गिरा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, बाहर जा रहा भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो उसको कौन सा प्लेट अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव वाला प्लेट अट्रैक्ट करेगा। और ये जो ट्यूब है, जो ऐसा कैप्सूल टाइप का, यू शेप का,
उसको इवैक्यूएटेड क्वार्ट का ट्यूब बोला जाता है, बनाया गया है। अब ये जो माइनस है तो उससे बैटरी का एक कनेक्शन जोड़ा गया होगा, माइनस वाला टर्मिनल यहाँ पे, और ये प्लस है तो उससे बैटरी का प्लस टर्मिनल जोड़ा है। फिर तुम कहोगे ये वोल्ट मीटर और एमीटर क्यों लगाए हो? तो अरे किसी भी सर्किट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है, ताकि हमको पता चल सके ये वाला जो बैटरी हम लगाए हैं वो कितना वोल्ट का सप्लाई दे रहा है। और इसी बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है एमीटर को, ताकि करंट का मान पता चल सके। तो ए जो है वो है हमारा आमीटर, और वी है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते, ए से एमीटर से। फिर कहोगे यार ये क्या है, ये टेबल जैसा, तीर जैसा। हम बोलते हैं देखो ये ना एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो सर्किट है, जैसे कोई भी सर्किट है, ये वाला सर्किट, ठीक है, इसमें मान लो बैटरी था। अब हमको इस सर्किट में ना कुछ रेजिस्टेंस जोड़ना है, वेरिएबल, जिसका मान हम ऊपर नीचे कर सकें। तो ऐसा वाला एक ले आते हैं और उसमें फिर देखते हैं कि जितना लंबाई का तार पे ऐड किया उतना ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं वेरिएक, यानी ये वेरिएबल रेजिस्टर है। इसका रेजिस्टेंस का मान हम तीर को आगे पीछे घिसका के बदल सकते हैं, समझे? तो देखो एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कंटेन्स 2 इलेक्ट्रोड्स, हमने देखा 2 इलेक्ट्रोड थे ऐसे, कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ वेरिएबल वोल्टेज, ऐसे सोर्स जिसका वोल्टेज को हम बदल सकें, रेजिस्टेंस को बदल के उतना ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर पे निगेटिव से ऐड कर दिया था, इधर पॉजिटिव था। विद द मेटल प्लेट हुज सरफेस इज इरेडिएटेड एज द एनोड, मेटल का जो हमारा प्लेट था, मेटल प्लेट, उसके ऊपर इरेडिएटेड मतलब लाइट गिरा दिया गया है। सम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सरफेस हैव इनफ एनर्जी टू रीच टू कैथोड डिस्पाइट इट्स निगेटिव पोलैरिटी एंड दे कंस्टिट्यूट द मेजर्ड करंट। समझ रहे हो? देखो हो क्या रहा है, कुछ जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जो इमर्ज होते हैं इस सरफेस से, उनके पास अपना खुद का इतना एनर्जी होता है कि वह कैथोड तक चले जाएं, ठीक है, डिस्पाइट इट्स निगेटिव पोलैरिटी। इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव वाले की तरफ तो जाएगा नहीं, तो निगेटिव पोलैरिटी होने के कारण ये तो रिपल्सन होना चाहिए था, लेकिन देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो पहुंच जा रहा है वहाँ तक, निगेटिव वाले के पास भी, और इस कारण से इसको हम बोलते हैं मेजर्ड करंट। अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही तुम विद्युत धारा बोलते हो। तो देखो जो स्लो वाले फोटो इलेक्ट्रॉन है जो धीरे से निकल रहे हैं, तो उसको रिपेल कर देता है बिफोर दे गेट टू कैथोड, यानी कैथोड पे पहुंचने से पहले उसको रिपल्सन हो जाता है। अब देखा जाता है कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टू ए सर्टेन वैल्यू वी ओ जो वोल्टेज है कुछ वोल्ट्स बढ़ा देते हैं हम लोग, सेवरल वोल्ट, तो देखते कि कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाता। और ये जो करंट था ना, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के कैथोड पे पहुंच जा रहा था नोड से अपने आप, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, तो वो वी ओ अप्लाई करने से देखा जाता है कि वो करंट का वैल्यू भी 0 हो जाता है। तो ये जो वोल्टेज और करंट ये जो गायब हो जा रहा है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, यानी ये वो पोटेंशियल है जिस पे करंट का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए इस पोटेंशियल को नाम क्या दे देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यही जो मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है, तुम एक बात को समझो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है, उसको जाना था ये निगेटिव वाले प्लेट पे। तो एक बात होता है ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अब क्या हो अगर इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मतलब स्पीड है, एनर्जी है, पहुंच जाएगा यहाँ पे, कम एनर्जी वाला का रिपेल कर देगा, ये कहेगा भाग। तो अब बात ये हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक वाला फोटोन है, ज़्यादा एनर्जी वाला जो फोटोन है,
वो यहाँ आना चाहेगा। अगर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है उसी को हम रोक दें तो इसका मतलब बाकी तो खुद ही रुक जाएगा। तो देखा गया कि इसको अगर तुम छोटा निगेटिव से ऐड कर दो, ठीक है, ऐसा ऐड कर दो निगेटिव टर्मिनल से और वोल्टेज बढ़ा दो, वोल्टेज बढ़ा दो। एक समय ऐसा आता है कि ये वाला बंदा भी यहाँ नहीं पहुँच पाता, जो मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन है वो भी नहीं पहुँच पा रहा है, तो बाकी उससे कम एनर्जी वाला तो नहीं ही पहुँच पाएगा यहाँ तक। इस कारण से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो जीरो हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल को, यानी कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दें कि करंट जीरो हो जाए, कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दें कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी न पहुंच पाए। अब देखो, अगर Q चार्ज पे भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये होता है उसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, Q इंटू वी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक और होता है हाफ mv²। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Q इंटू वी ओ लगा के, Q क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो E इंटू वी ओ लगा के हम बोल रहे हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटोन था उसके बराबर कर दो तो ये करंट रुक जाएगा। यानी E इंटू वी ओ क्या है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो लगाने से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² उसको भी ये रोक देगा। तो चलो, ये जो एक्सपेरिमेंट था जो किया गया था उसकी कुछ समरी देख लो। इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट एज सुन एज द लाइट ऑफ सफिशियंट एनर्जी स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। यानी मेटल सरफेस को जैसे ही लाइट स्ट्राइक करता है, ऑब्वियसली वो लाइट जो होना चाहिए, जो फोटोन गिरना चाहिए इस पे, उसका एनर्जी इतना सफिशियंट हो कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। सही बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है जैसे ही इस पे मेटल सरफेस पे गिरता है। अभी क्या बोल रहा है देखो, लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एबल टू कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आया और उस मेटल सरफेस पे गिरा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम चाहिए वो तो होना ही चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होने ही चाहिए विच कैन जस्ट कॉज द इजेक्शन। तो यानी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया हमने, क्या नाम दिया बताओ, क्रिटिकल या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इससे कम रहा फ्रीक्वेंसी तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। अब देखो, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये वेरी करता है, ये चेंज होता है, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द मोर एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वी हैव। वो कह रहा है जितना ज़्यादा एनर्जी ये लेके आएगा, ये मान लो 100 के आसपास लेके आया, उसमें से मेटल क्या करता है 10 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बाकी जो 90 बचा वो कहाँ जाएगा। तो 90 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो अपने साथ लेके भागेगा, किस फॉर्म में, अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो देखो ये 100 है, ये 10 है, तो 10 तो एब्जॉर्ब कर लिया, 90 दे दिया, तो जितना ज़्यादा ये लेके आएगा, 150 लेके आएगा तो 10 एब्जॉर्ब कर लेगा, 140 लेके जाएगा। तो जितना हायर द फ्रीक्वेंसी, ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा बाहर जाने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो, ये जो रेड लाइट है और ब्लू लाइट है, इनमें क्या होता है, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका एनर्जी कम, तो ये जो ब्लू लाइट का है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है अपना ज़्यादा होता है।
तो ब्लू लाइट क्या बोलता है, जो फास्टर इलेक्ट्रॉन देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा देता है रेड लाइट के मुकाबले। अब देखो कहता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। एक लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेम रखा गया है और इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया है। तो क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो तुम्हारा फोटो करंट था, यानी इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे थे, फोटो करंट वो बढ़ जाता है। इफ एमिशन इज परमिटेड, दैट इज अ ब्राइट लाइट यील्ड्स मोर फोटो इलेक्ट्रॉन देन अ डिम वन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। यानी मान लो एक ही कलर का लाइट है, लेट से ब्लू है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो ब्लू की सेम रहेगी, लेकिन जो ज़्यादा ब्राइट है, जो ज़्यादा इंटेंसिटी है, वो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, यानी उसके कारण से जो करंट होगा वो ज़्यादा आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका एनर्जी सेम रहेगा। फोटो करंट ज़्यादा होगा लेकिन एनर्जी सेम रहेगा। अब बोल रहा है कि लाइट मस्ट हैव ए स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पार्टिकल और क्वांटा ऑफ एनर्जी एच न्यू। ये बात तो हम जानते हैं कि हमारा जो लाइट होता है उसका डुअल बिहेवियर होता है, एनर्जी वेव और पार्टिकल, और लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको क्वांटा या क्वांटम जो बोलते हैं लाइट का, उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच इंटू न्यू के बराबर। और लाइट का जो क्वांटम होता है उसको हम नाम देते हैं फोटॉन। तो मान लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल इज न्यू नॉट। ये फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी गिरने वाला लाइट मेटल सरफेस पे एच उसका इन न्यू नॉट से कम है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कम लाइट गिरेगा तो नहीं आएगा बाहर। सही बात है। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी जिसके कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर गिरा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। तो एनर्जी का फार्मूला होता है एच इंटू न्यू नॉट। तुम बोल सकते हो कि जो गिरने वाले फोटोन है उसकी एनर्जी अगर एच न्यू नॉट से कम हुई तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि एनर्जी अगर एच न्यू नॉट के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा, लेकिन ये पूरा एनर्जी तो मेटल खा गया है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं बचेगी। इतना तो ज़रूरत था बाहर आने के लिए ही, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा है एच न्यू नॉट से, तो भैया जो ये काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, मान लो ये एनर्जी कितना है, एच न्यू है, तो जो बच जाएगा काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, वो होगा एच न्यू। तो लेके आया था उसमें से खर्चा कितना हो गया, एच न्यू नॉट। तो जो बच गया इतना वो हो जाएगा बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एक बात समझ गए, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो उतना तो मेटल खा जाता है, जो बच जाता है जैसे लेके आया था एच न्यू, खर्चा हो गया एच न्यू नॉट, तो जो बच गया दोनों का डिफरेंस वो हो जाता है हमारा क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, द एनर्जी इनेबल्स द इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम बाय ओवरकमिंग द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। होता क्या है, देखो ये एटम है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और मान लो ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव। इन दोनों के बीच में लग रहा होता है आकर्षण, जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को तुम कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल, भाग अपने घर से, भाग 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 भाग, चल गोवा चलते, घूम के आते। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहेगा यार यहाँ पे मेरे पप्पा बैठे हैं,
उनको ना बांध के रखा है, मेरे को बाइंड करके रखा है। ठीक है, अब ये बंधन तोड़ने के लिए ना कुछ पैसा चाहिए, जो बांध के रखा है। अब गोवा जाने के लिए पैसा चाहिए, इधर जाने के लिए भी, यहाँ पे ब्रेक अवे करने के लिए इससे पैसा चाहिए। तो तुमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम आते हैं। तो ये तुम पैसा लेके आए, कितना पैसा लेके आए? एच न्यू एनर्जी के बराबर। तुम कहे चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे आए तो कहे ठीक है पैसा, तो ये तोड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो इसने कहा कि एच न्यू नॉट के बराबर चाहिए। तो कहे ठीक है तुम ले लो। बच कितना गया? तो बचा जितना लेके आए थे माइनस एच न्यू नॉट। तो इतने पैसा लेके तो भागोगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लेके गोवा जाओगे। तो सिंपल सी बात ये होती है कि जो तुम लेके आए थे उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो खर्चा हो जाता है, जो बच जाता है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर जाता है। दस ईच फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से अगर लेस है तो कोई भी इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज़्यादा है न्यू नॉट से, लेट से ये न्यू के बराबर है, तो ये जो फोटोन ऑफ दिस लाइट हैविंग हायर एनर्जी एच न्यू विल इम्पार्ट सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज नीडेड टू रिमूव इट अवे फ्रॉम द एटम। ये क्या करेगा अभी बताया, जो एच न्यू वाला लेके आएगा जो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा तो ब्रेक अवे करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो दे देगा। जो बच जाएगा वो किस रूप में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है उसके एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आएगा ही। तो यही जो एक्सेस एनर्जी है वुड गिव सर्टेन वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का मास है, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट अब प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जितना एनर्जी लेके आए थे, जितना खर्चा हो गया प्लस जितना लेके भागा, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट गिर रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। अब बात आता है कि अब बात ये आता है कि एच न्यू नॉट क्या है? हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। क्यों? क्योंकि न्यू नॉट तो क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एनर्जी आ जाता है। एच क्या है? प्लांक का कांस्टेंट। और इसी को हम बोल देते हैं एक दूसरा नाम वर्क फंक्शन मेटल का। जो भी मेटल की बात चल रही थी जिस पे इलेक्ट्रॉन ये गिरा रहे थे फोटोन, उस मेटल का प्रॉपर्टी वर्क फंक्शन, उसको फाई से दिखाते हैं। अब फाई कितने के बराबर होगा? एच न्यू नॉट के बराबर। फाई क्या है? वर्क फंक्शन। न्यू नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलेंगे? ये वो मिनिमम एनर्जी है फोटोन का जो हमारे इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करा सकता है, लिबरेट करा सकता है, निकाल सकता है यहाँ से। कम से कम कितना एनर्जी इसको चाहिए हाथ में। इट इज़ कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मेटल, किसी भी एक मेटल के लिए ये कांस्टेंट होता है। और ये बराबर होता है किस चीज़ के? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ गैसियस एटम। ये बात समझ में आ रहा है? वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का कांस्टेंट होता है और वो उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर होता है। कब? जब एटम गैसियस स्टेट में होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को वाई एक्सिस पे लिया और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है किसका? इंसिडेंट वाले फोटोन का, उसको लिया एक्स एक्सिस पे। तो ये एक लाइन की तरह ग्राफ बनता है। ठीक है। और इफ द एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्लॉटेड, यानी एनर्जी जो है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, उसको प्लॉट करते किसके साथ? फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन देता है।
जिसका स्लोप प्लांक कांस्टेंट के बराबर होता है और इंटरसेप्ट होता है एच, ये जो क्या था हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो दो चीज़ होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस पे इसने क्या लिया काइनेटिक एनर्जी को, तो बोले जो स्लोप और x एक्सिस पे किसको लिया फ्रीक्वेंसी को। तो क्या बोलते हैं कि y बराबर होता है m क्या है स्लोप और c क्या है y इंटरसेप्ट। ये तो लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, और m होता है स्लोप, x तो यहाँ पे न्यू है तो m क्या बोलता है एच न्यू प्लस c जो y इंटरसेप्ट होता है माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होता है। अभी हमने देखा था जो काइनेटिक एनर्जी होता था वो क्या होता था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये वाला जो माइनस एच न्यू नॉट है वो अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो c क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट के बराबर। हाँ, ये तो न्यू को x रख दिए हैं प्लस c है, ये y है m है, तो m क्या हो जाएगा h के बराबर स्लोप, तो काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे रख दिया। तो सिंपल सी बात है कि जब भी तुमको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हो और स्लोप पूछेगा तो तुम समझोगे कि हमको प्लांक कांस्टेंट का मान निकालने को बोल रहा है, और ये लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाओ तो ये जो यहाँ पे मिलेगा ये नीचे एक्सिस पाएगा एच न्यू नॉट के बराबर, यानी ये जो लाइन है तुम्हारा वो लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा एच न्यू नॉट पे काटेगा। तो अब हम कुछ सवाल देखेंगे, हमारे पास सवाल हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज वर्क फंक्शन, याद है फाई होता था एच न्यू नॉट के बराबर, ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी इतना। सिंपल सा बात समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है, हो रहा है कि ये मेटल है, इस पे एक लाइट गिर रहा है, उस लाइट का जो वेवलेंथ लेमडा दे दिया है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम का, और बोलता है इसके गिरने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दे दिया है 6 गुणे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दे दिया। अब हमको पूछ रहा है कि बता दो इसका वर्क फंक्शन फाई क्या होगा। तुम जानते हो ये फाई क्या होता है, कितना एनर्जी लेके आए कितना एनर्जी लेके गए, इन दोनों का डिफरेंस फाई होता है, सही बात है। तो मान लो ये एनर्जी होता है एच न्यू और ये एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, जो बच गया वो फाई है। तो जो वर्क फंक्शन तुम फाई बोलोगे वो क्या होगा, वो होगा एच न्यू माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। तुमको पता है एच यहाँ पे लेमडा दिया है तो एनर्जी का फार्मूला एच सी बाय लेमडा भी होता है, होता है ना एच सी बाय लेमडा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्क फंक्शन बराबर एच सी बाय लेमडा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। सारे डेटा दिए हुए हैं, एच का मान कितना दे दिया है प्लांक कांस्टेंट 6.626 गुणे 10 की पावर माइनस 34। सी का मान कितना दे दिया है, सी का मान दे दिया है तुमको 3 गुणे 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा क्या है वेवलेंथ अपना दे दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर माइनस 10 माइनस हाफ एम बी स्क्वायर हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 kg उन्हें वेलोसिटी कितना था उसका स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36 10 की पावर 5 का स्क्वायर लेगा 10 की पावर 10। तो जैसे ही ये सॉल्व करोगे 34 में से गया तो ये सॉल्व करते से तुमको आ जाना चाहिए
9695 माइनस 1.62 गुने 10⁻⁻19। अब देखो ये तो आंसर हमारा जूल में निकल रहा है क्योंकि हमने सारा एसआई यूनिट में लिया है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है दिया हुआ। एक बात हम जानते हैं कि हमको अपने आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए 1 जूल जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो हमारे जूल वाले को इससे डिवाइड करना पड़ेगा डेटा को। तो ये जो भी हमको जूल में आंसर आया था 3.3495 गुने 10⁻⁻19 ये जूल था। उसको अगर हम 1.6 गुने 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाता है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब ऐसा नहीं है, डिवाइड करना पड़ेगा तुमको। 16 दूनी 32 साफ साफ दिख रहा है और 2 वाले आसपास में एक ही आंसर है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि पूरा एकदम कैलकुलेशन करने में भिड़ गए। एक चीज़ और होता है यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये hc/λ जो एनर्जी होता है उसको अगर तुम लेमडा को एंगस्ट्रॉम में रख दो और hc को लिख दो 12400, एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी अगर केवल तुमको h न्यू का मान निकालना होता है, यानी एनर्जी 1 निकालना होता है केवल, तो तुम सीधा सीधा रख देते 12400 डिवाइडेड बाय कितना था एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ 4000। तो ये जो निकल के आता वो तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाता। तो 2 0 से 2 0, 4 3 12, 1 0 है तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता तुम्हारा एच न्यू का मान 3.1। हाफ mv² करके इसको 1.6 से डिवाइड करके जो भी ईवी में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दोनों को घटा लेते तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे तो हम नहीं बता रहे क्योंकि चलो ठीक है, बट कई बार हम इस बात का यूज करेंगे। जब एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा तो सीधा सीधा 12400 hc का मान रख देंगे और जो एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब देखो हमको पूछा जा रहा है विच ऑफ द ग्राफ shown below does not represent the relationship between incident light and the electron ejected from metal surface। बोल रहा है इंसिडेंट लाइट और इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड उसके बीच में कौन सा ग्राफ सही नहीं है। याद करो हमने जो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ देखा था, क्या वो ऐसा देखा था? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा देखा था? ये देखा था, ये नीचे जाकर कहीं तो कट करता था जिसका मान होता था h न्यू नॉट के बराबर। काइनेटिक एनर्जी होता है फ्रीक्वेंसी। ये सी वाला ऑप्शन में देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ 0 से शुरू हो रहा है ग्राफ, ये तो पहला गलत है। तो हमको आंसर तो हमारा मिल चुका है, समझ रहे हो, आंसर तो मिल चुका है। लेकिन ये बाकी तीनों ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो ये तो अभी ये तुमको आंसर पता चल गया कि विच डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये नहीं रिप्रेजेंट करता क्योंकि 0 से शुरू नहीं को यहाँ से शुरू होता है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक का ग्राफ। अब एक बात और बोल रहा है कि इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। तुमको पता है इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, केवल करंट का मान बढ़ जाता है, फोटो करंट का मान इंटेंसिटी बढ़ाने से। ये देखो इस अगर इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएं तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी का मान अगर 5 है तो 5 ही रहेगा।
चाहे तुम इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाते जाओ। ये बात समझ में आ रहा है? अब तो तुम ये बी वाला ग्राफ समझ गए कि ये कांस्टेंट क्यों रहेगा। अब एक चीज़ और, ये काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ लाइट, उसका फार्मूला क्या होता है? एच न्यू। उसका ग्राफ अगर पूछे तो देखो, ये कांस्टेंट से गुना करने से ये ग्राफ जस्ट शिफ्ट होता है, बदलता नहीं है उसका नेचर। हाँ, ये डेटा मान बदल जाएगा कितने पे कट कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी और एच न्यू के बीच का ग्राफ सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी जैसा ही, खाली ये डेटा जो पॉइंट है अलग अलग जगह पे उसका मान एच गुना होके आएगा। जैसे पहले अगर यहाँ पे 2 था, एच से गुना कर दिए तो 2h अब हो गया। तो ये वाला ग्राफ जो है ए वो भी सही है। अब बात निकल के आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। तो पहले देखो ये है थ्रेशोल्ड, अभी ये बताते हैं तुमको कि फ्रीक्वेंसी अगर हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? 0, कोई निकलेगा ही नहीं। जैसे तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आ गए, अब इससे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा यहाँ पे? ये कांस्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, बस उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती जाएगी अगर तुम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो तो। इसीलिए ये डी ग्राफ हमारा होगा, कांस्टेंट हो गया, पहले 0 था। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बीच वाला। तो चारों ग्राफ हमको क्लियर है। अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई का मान दे दिया है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलता है एनर्जी ऑफ फोटोन बता दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन बता दो, और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बता दो। पहला पार्ट क्या पूछा? जो फोटोन है उसका लेमडा है 3000 एंगस्ट्रॉम, जिसने मेटल सरफेस को स्ट्राइक किया, उसका हमको एनर्जी पूछा। किसका? फोटोन का। किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम जानते हैं एनर्जी का फार्मूला होता है hc/λ, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो बता दिया था 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। कितना दे दिया एंगस्ट्रॉम में? 3000। ये जो मान आ जाएगा वही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 0 से 2 0 गया, 3 से 3 चौक 12, 1 1 0 3, तो ये हो जाएगा तुमको 4.13। तो लगभग ये 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। ठीक है। अगला पार्ट बोल रहा है हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन क्या होता है? गिरने वाले की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, जितना खर्चा हो गया। तो लेके कितना आया था? तब 4.125 लेके आया था, उसमें से खा कितना गया? उसमें से खा कितना गया? वर्क फंक्शन कितना था? 2.20। तो जो बच गया 1.925 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, वो हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा बात हमको पूछ रहा है वेलोसिटी बता दो। तो अरे भाई वेलोसिटी, तो एक काम करो, ये काइनेटिक एनर्जी को हम जूल में बदल दें। तो जूल में क्या हो जाएगा? 1.925 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, ये हो जाएगा 3.08 गुने 10⁻⁻19 जूल। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, तो इसी को हम रख देंगे हाफ mv² के बराबर। सही बात है। जो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3.08 गुने 10⁻⁻19। तो वेलोसिटी आ जाएगा 3.08 गुने 10⁻⁻19 गुने 2, नीचे वाला बट्टे मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुने 10⁻31।
और वेलोसिटी का स्क्वायर इतना था, तो ये एक रूट लग जाएगा। ये सॉल्व करो तुम, कितना आता है, तो ये आता है 8.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। लाइट जो आ रहा है उसका वेवलेंथ दे दिया कितना, 2000 एंगस्ट्रॉम, फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड इज इतना। एक नया चीज़ दे दिया है तुमको, देखो थ्रेश होल्ड इनर्जी जो होता है वो एच न्यू होता है, एच न्यू नॉट जब फ्रीक्वेंसी दे दिया हो। जब वेवलेंथ दे दिया रहेगा तो हो जाएगा एच सी बाई लेमडा नॉट। तो इस लेमडा नॉट को थ्रेश होल्ड वेवलेंथ बोल दें, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, जैसे वो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी था न्यू नॉट, वैसे जो लेमडा हो जाएगा वो वैसे तो फार्मूला आता है एच सी बाई लेमडा का। थ्रेश होल्ड एनर्जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो लेमडा नॉट भी दिया जा सकता है। तो बोल रहा है कि जो लेमडा नॉट है वो दे दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। बोलता है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सिंपल बात है, हमको पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो वो होगा जो लेके आया था एनर्जी माइनस जितना थ्रेश होल्ड है, यानी एच सी बाई लेमडा तो लेके आया होगा, और एच सी बाई लेमडा नॉट थ्रेश होल्ड एनर्जी है। जैसे तुम सॉल्व करोगे तुमको ये आंसर आना चाहिए 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा था 2000 माइनस 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा था 4000, ये आ गया तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 2 से 2 जीरो गया, 2 से होगा 6 2 1 0, 6.2 माइनस 2 जीरो गया, 4 से हो गया 3 1 0, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी तुमको जो काइनेटिक एनर्जी आया इलेक्ट्रॉन का वो कितना आ गया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या तुम इसको जूल में बदल सकते हो, तो हाँ बदल सकते हैं। तो 3.1 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो ये जूल में एनर्जी आ गया तुमको 4.969 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमको पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ बताने के लिए। हम जानते हैं वेवलेंथ लेमडा बराबर होता है एच बाई पी यानी मोमेंटम, उसी को बोलते हैं एच बाई मास गुने वेलोसिटी, यानी हमको मास गुने वेलोसिटी चाहिए। और पी बराबर क्या होता है, एच बाई √2m_k। ये भी पढ़ा होगा तुमने, काइनेटिक एनर्जी को के लिख दिया हमने, तो रख दो सिंपली। एच का मान है 6.626 गुणे 10⁻⁻34 बाय √2 गुने मास कितना है इसका, मास कितना हो जाएगा भाई 9.1 गुने 10⁻31 गुने वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी 4.6969 गुने 10⁻⁻19 जूल। ये रखते से तुमको काफ़ी सारा जटिल समस्या को समाधान करने के बाद एक आंसर आएगा, उसका मान होगा 0.696 गुणे 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन है। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 4.41 इतना जूल दे दिया है। फोटोन ऑफ वेवलेंथ दे दिया है इतना नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन द मेटल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्या, वो पूछा है तुमसे। एच का मान दे दिया, सी का मान दे दिया है, फोटोन इतना इंसिडेंट होता है कितना। वर्क फंक्शन है यानी फाई का मान दे दिया है, कितना दे दिया भाई 4.41 गुणे 10⁻⁻19 जूल। बोल रहा है जो वेवलेंथ गिर रहा है वो 300 नैनोमीटर का है, जो एनर्जी हो जाएगा, तो जो इंसिडेंट एनर्जी है ई वो क्या होगा एच सी बाई लेमडा, ये जानते हो तुम। तो एच का मान है, सी का मान है, सब रखोगे।
रखो एच का मान 6.63 गुणे 10⁻⁻34 गुणे 3 गुणे 10⁸ बाई लेमडा दे दिया तुमको 300 नैनोमीटर, 300 गुणे 10⁻⁹। देखो हम चाहते हैं कि तुम लोग कभी कभी तो एक मान 2-4 याद ही रखा करो। ये जो एच सी होता है ना, एच गुणे सी, उसको गुना करने पे आता है 19.89 गुणे 10⁻⁻26। तो बार बार ये गुना करते होगे तुम लोग, वो मत करो, ये याद रखो, ठीक है भाई। 300 गुणे 10 ये तो हो गया एनर्जी, और जो चला गया तो काइनेटिक एनर्जी जो तुम निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, वो यही हो जाएगा। तो 19.89 गुणे 10⁻⁻26 बाई 300 नैनोमीटर, 300 गुणे 10⁻⁹ माइनस जो एनर्जी वो लेके आया था, कितना लेके आया था वर्क फंक्शन 4. वो लेके नहीं आया था, लेके तो ये आया था माइनस वर्क फंक्शन जो है वो है 10⁻⁻19 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे सॉल्व करोगे तुम, ये आता है 2.22 10⁻⁻19 जूल, और फिर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 222 गुणे 10⁻⁻21 जूल। हमको 10⁻⁻21 के टर्म्स में लिखा था, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 222। तो सिंपली कुछ नहीं है, ये एकदम बेसिक है कि कितना लेके आया उसमें से वर्क फंक्शन वाला घट जाएगा, जो बच जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है देखो, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी स्टॉप्ड बाय 0.5 वोल्ट, ठीक है। 0.5 वोल्ट जो है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी जो VO था अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कितना है 0.5 वोल्ट। तो याद होगा जो वर्क फंक्शन होता था वो होता था E इंटू VO के बराबर, यहाँ पे E था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। बोलता है अगर रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर यूज तो वर्क फंक्शन क्या होगा मेटल का। तो अरे रेडिएशन पे तो वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करता, ये मेटल के लिए कांस्टेंट रहता है, उसका मान होता है E इंटू VO। तो E कितना है अपने पास में, इंजेक्शन पर ओ नो 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 रुको रुको रुको, ठीक है। तो ये हमको बोलता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो होता है E इंटू VO के बराबर। देखो सिंपली बात है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू को हम एनर्जी बोल देते हैं और इसको एच न्यू नॉट को बोल देते हैं फाई। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है, ये अभी हमने देखा था अपने पिछले पेज पे फाई। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, यानी ये है वर्क फंक्शन, ये है कितना लेके आया, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमको निकालना है। तो हमको क्या बोला कि 250 नैनोमीटर वाला लेके आए। तो देखो Hc बाई लेमडा जब निकालते थे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये इसको लिखते थे 12400 बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, तो ये EV में आता है। वैसे अगर तुम 12040 बाई लेमडा इन नैनोमीटर रख दोगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो हमको नैनोमीटर में दिया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 12040 बाई 250 नैनोमीटर, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का मान, माइनस वर्क फंक्शन जो है वो है फाई, वो निकालना हमको। और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है, होता है E इंटू VO के बराबर, ठीक है, E इंटू VO के बराबर। तो हमको अगर सीधा सीधा ये EV में रखना है, ये भी EV में रखना है, तो यहाँ पे केवल हम VO रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक E से मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। यार तुम कंफ्यूज मत हो यार, तुम पहला काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना दिया था, E इंटू VO के बराबर, कितना हो जाएगा E गुणे VO कितना है 0.5 वोल्ट, बराबर हो जाएगा 12040 बाई 250 EV माइनस 5 वर्क फंक्शन इन EV,
सब में ई है तो ई काट दो, ठीक है, ऐसे काट दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ भी वोल्ट है, वोल्ट भी कट जाएगा, वोल्ट भी कट जाएगा। तो 0.5 बराबर हो जाएगा 1240 बाई 250 माइनस 5। यहाँ से 5 का मान आ जाएगा तुमको 4.46। किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। खाली याद रखना, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई से मल्टीप्लाई करने से हमको काइनेटिक एनर्जी मिलता है मैक्सिमम वाला, इसमें गलती मत करना, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, 16 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएटेड विथ ए फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन हमको पूछ रहा है कैसा होता है। हम जानते हैं जो लेमडा होता है वो होता है h/p यानी h/mv यानी h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब एक और चीज़ हमको पता है, जो एच न्यू होता है माइनस, अगर हम थ्रेश होल्ड वाला एच न्यू नॉट कर देते हैं तो ये आ जाता हमारा काइनेटिक एनर्जी, सही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी का इस फार्मूले में हम लेमडा बराबर रख सकते हैं h/√2m गुने एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, नहीं लेमडा बराबर हो जाएगा h/√2m इंटू एच गुने न्यू माइनस न्यू नॉट। यानी ये सब तो कांस्टेंट है, खाली न्यू माइनस न्यू नॉट बचेगा। तो लेमडा जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√न्यू माइनस न्यू नॉट के, यानी रूट को तो 1/2 बोल सकते हैं। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी, लेमडा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/न्यू माइनस न्यू नॉट के। कुछ भी नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी की जगह न्यू माइनस न्यू नॉट रख दिया। अब बात निकल के आता है अपने पास में, if p is the momentum of fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light of wavelength lambda, लैम्डा वेवलेंथ वाले लाइट को गिराए मेटल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था उसका मोमेंटम था p। देन फॉर 1.5p मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर p को हमको 1.5p करना है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी, यानी ये जो λ1 तो λ2 क्या हो कि ये मोमेंटम 1.5p हो जाए। एज्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई कंपेरिजन टू वर्क फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है किसके मुकाबले? वर्क फंक्शन के मुकाबले। तो वर्क फंक्शन को हम काइनेटिक एनर्जी के सामने 0 मान लेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखो हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है एच न्यू माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है वर्क फंक्शन के मुकाबले, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो यानी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू के बराबर हो जाएगा, या एच सी बाई लेमडा ये भी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो गया? एच सी बाई लेमडा के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दूसरा फार्मूला p²/2m, मोमेंटम का स्क्वायर/2m। तो इस रिलेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जब λ1 था, ठीक है, λ1 था तो एनर्जी क्या रहा होगा? hc/λ1, और वो बराबर रहा होगा p²/2m के। ये पहला इक्वेशन है। जब λ2 आएगा hc/λ2, ये क्या करना है हमको? 1.5p करना है, तो 1.5p का स्क्वायर/2m। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, hc से hc चला जाएगा, 2m से 2m चला जाएगा, p² से p² चला जाएगा, खाली 1.5 का स्क्वायर बच जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? ये पलटी मार के लाओगे तो λ2/λ1 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या चीज़? 1.5 का स्क्वायर, डेढ़ को हम लिख देंगे 3/2। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा λ2 आएगा
वो क्या आएगा, तो ये 3/2 यहाँ पर लिखोगे तो इसका स्क्वायर है ये, तो इसको पलटी मारोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमको कि जो λ2 का मान हमको निकालना है वो आ जाएगा 4/9 गुने λ1, और λ1 का मान दिया था λ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, खाली तुमको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। ये सब हम लोग बहुत बार फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए गैस एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड एमिट्स 2 वेवलेंथ। इफ वन ऑफ द एमिशन इज इतना, द अदर इज एट कितना। देखो ई बराबर क्या होता है, एच न्यू एच सी वाई लेमडा, ये एनर्जी का फार्मूला है। तो बोल रहा 2 आ रहा है, तो ई पूरा जो एनर्जी होगा वो 2 फोटोन का E1 + E2 होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गैस है जिसने फोटोन एब्जॉर्ब किया इतने का और 2 फोटोन एमिट किया। तो मान लो एक का एनर्जी E1 हो, एक का एनर्जी E2 हो। वन ऑफ द एमिशन इज इतना नैनोमीटर, दूसरा कितना, यानी तुम कह सकते हो कि hc/λ बराबर होगा hc/λ1 + hc/λ2। सब में hc है तो कट जाएगा। तो कह रहा है इंसिडेंट का लेमडा कितना था, 355 बराबर 1/λ1 कितना था, 680। तो दूसरे का पूछ रहा 1/λ2, तो 1/λ2 निकालोगे तो ये λ2 आ जाएगा 1/λ2 आ जाएगा 1/680 1/355 माइनस 1/680। जैसे λ2 आ जाएगा तुमको 355 गुणे 680 डिवाइडेड बाई 680 माइनस 355, ये आ जाता है 742.769 नैनोमीटर। इसको लगभग 743 नैनोमीटर मान लेते हैं अपन। अब देखो कुछ दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल, अभी तक तुमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम सुना। बिसाइड्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मेनी मोर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्कवर किए गए हैं। दीज पार्टिकल आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल, इनको भी बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। सम ऑफ दीज पार्टिकल आर स्टेबल वाइल द अदर्स आर अनस्टेबल, यानी कुछ इनमें से कुछ जो है पार्टिकल्स वो स्टेबल हैं, बाकी जो है अनस्टेबल रहते हैं। आउट ऑफ द स्टेबल पार्टिकल, यानी जो स्टेबल है, द इलेक्ट्रॉन, द प्रोटॉन, द एंटी प्रोटॉन एंड द पॉजिट्रॉन आर 4 मास पार्टिकल। पहली बात तो हम उन्हीं की कर रहे हैं जो स्टेबल हैं। तो मास वाले कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन है एंड पॉजिट्रॉन है। व्हाइल न्यूट्रिनो, ये नाम है, फोटॉन, ग्रेविटॉन, इनके पास में केवल और केवल एनर्जी होता है। केवल और केवल नीचे वाले जो न्यूट्रिनो, फोटॉन और ग्रेविटॉन है, इनके पास में एनर्जी होता है, इसीलिए इसको एनर्जी पार्टिकल बोलते हैं। इसके पास मास भी होता है, एनर्जी भी हो सकता है, मास भी होता है, इसीलिए मास पार्टिकल बोलते हैं। अनस्टेबल पार्टिकल की बात करो, अगर अनस्टेबल की बात करो तो न्यूट्रॉन, मेजॉन एंड न्यू पार्टिकल्स, ये जो है ये अनस्टेबल होते हैं। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इनका वो अपने टेबल में दे दिया गया है। देखो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, फोटॉन, ग्रेविटॉन, म्यू मेजॉन के 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पाई मेजॉन, मेजॉन में भी पाई, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ये दिया हुआ है। सिंबल दे दिया है कि पॉजिट्रॉन का E+ होता है, न्यूट्रिनो का न्यू होता है, एंटी प्रोटॉन का प्रोटॉन के ऊपर निगेटिव, फोटॉन H न्यू, G ग्रेविटॉन, म्यू प्लस मेजॉन पॉजिटिव, म्यू निगेटिव मेजॉन निगेटिव, पाई प्लस पाई मेजॉन पॉजिटिव, पाई माइनस पाई मेजॉन निगेटिव, पाई 0 न्यूट्रल। चार्ज का नेचर दे दिया है, ये देख लो, इस पे प्लस होता है, इस पे 0। तो तुम देख लो, जानकारी के लिए है।
और कितना चार्ज होता है इसके ऊपर ESU में, मास कितना होता है AMU में, और किसने डिस्कवर किया था। तो इसको एंडरसन पॉली स्क्रीनशॉट ले लो, जानकारी होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अब इस चैप्टर में हमारा एक ही टॉपिक बच गया है और वो है वेव मॉडल ऑफ एटम। तो हमको उन चीज़ों को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को तब तक क्लोज करेंगे। थैंक यू।